हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे, राइट। सर, सारे नोटिफिकेशन का एक ही एग्जाम होगा या मल्टीपल एग्जाम, ये देखते हैं अभी, क्योंकि अभी पी ट्रिपल एस बी ने अपना सिलेबस मार्क नहीं किया बच्चे, इसको देखते हैं अभी, ठीक है। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है, जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिनकी हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहला जो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है जिनका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ बच्चे, वो है सर्वेइंग, ठीक है। और सभी को वेरी गुड इवनिंग, मुदस्सर को भी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, रोनाल्डो को भी गुड इवनिंग, सभी को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरा ये जो आज का बच्चे क्लास है, ये पी ट्रिपल एस बी, जो पंजाब स्टेट के बच्चे हैं बच्चे, जिनके स्टेट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, तो उसके रिगार्डिंग में है ये जेके पीएससी का नहीं है, दिस इज फॉर द दिस पी ट्रिपल एस बी। ओके, चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं सर्विंग। तो सर्विंग में मैं सबसे पहले वो टॉपिक मार्क कर देता हूं जो हाई स्कोरिंग है, यील्डिंग टॉपिक है, जो आपको हमेशा गो थ्रू करने बच्चे। ऑल्दो मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सर्वेइंग से, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे चीजें लिस्ट करता हूँ, और मैं एक चीज सभी को बताना चाहता हूँ बच्चे कि देखो, बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर और भी प्लेटफॉर्म है जो भ्रम डाल रहे हैं बच्चों के मन में, ठीक है। तो आप बच्चे जागरूक बने और ऑथेंटिक डाटा आप स्टडी करें, ठीक है। क्वालिटी आप चेक करें। एग्जाम है एई का 1 अक्टूबर को, सेशन चाहिए सर, हाँ सेशन मिलेगा उसके लिए भी, वी विल डू सेशन फॉर दैट वन। वेरी गुड इवनिंग टू सभी के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें बच्चे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो मेरा सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर रहेगा बच्चे, वो है इंट्रोडक्शन। पहला जो मेरा यहाँ पे चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू द सर्वेइंग। सर्वे क्या होता है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली एवरी एग्जामिनेशन में, यू विल फाइंड वन क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम हियर। या तो बच्चे आपको न्यूमेरिकल आ रहा है, जो आपको न्यूमेरिकल यहां से आता है वो जनरली स्केल से आ जाता है, या वो लीस्ट काउंट आपसे पूछ रहा होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चे जूनियर इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले हैं, जो पंजाब में बम्पर भर्तियां निकली हैं, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ बच्चे। तो अगर मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन टू सर्वे, कि सर्वे क्या होता है, कितनी तरह का सर्वे हमारे पास है। अब जिन जिन बच्चों ने बच्चे अभी पीछे ये पेपर जो हुआ था हाउसिंग बोर्ड का, वो भी लिखा होगा जूनियर इंजीनियर का, तो सिंपली उन्होंने पूछा था कि सर्वेइंग के जो टाइप्स होते हैं ना, उन्होंने एक लाइन बीच में से उठा लिया, ये किस सर्वे के अंदर फॉल करता है। आर यू गेटिंग? अगर आपने चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा है ना, तो डेफिनेटली आप वहां पे फंस जाओगे और आप बहुत ज्यादा समय लोगे उस क्वेश्चन का आंसर करने में, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सर्वे की बात करेंगे। अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं बच्चे कि सर्वे क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सर्वे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर मुझे ग्राउंड सरफेस पे मार्क करनी है बच्चे, आई जस्ट वांट टू मार्क द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड सरफेस। मैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ग्राउंड सरफेस से कितना हाइट पे है, कितना ऊपर है, या ग्राउंड सरफेस से कितना नीचे है। तो ये जो कला होती है, जो आर्ट होती है, जिसमें हम रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बता रहे होते हैं बच्चे, ये सर्वेइंग कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्वेइंग बोलते हैं। क्योंकि बच्चे हम जनरली जो यहाँ पे हमारा जो मीन सी लेवल है, राइट, हम देखेंगे आपका शेप भी कैसा होता है, तो मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम ये चेक कर रहे होते हैं कि एमएसएल से हम कितना ऊपर है, कितना नीचे है, और इवन अगर मैं एमएसएल की बात करूं तो उसका क्या मतलब है, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट से। आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसमें सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा शेप ऑफ अर्थ, पहला क्वेश्चन, और मैं कुछ फिगर भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू शो द फ्यू फिगर्स विद यू गाइस। ये चेक करो, ऑल्दो अर्थ का शेप ऐसा नहीं होता, वी ऑल नो वेरी वेल कि अर्थ जो होती है ना, वो आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं दिखती जैसे पिक्चर में है। अर्थ का जो शेप है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि अर्थ का शेप क्या होता है। फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का बच्चा जो शेप होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, राइट। क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें अंडुलेशंस मिलती हैं बच्चे बहुत ज्यादा, जिसको हम जियोइड भी बोलते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, जिसे हम मीन सी लेवल के पैरेलल मान के चलते हैं बच्चे, कि मेरा जो अर्थ का सरफेस है वो एमएसएल के अलोंग ही है। अगर आप उससे ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एमएसएल के अकॉर्डिंग। अगर उससे नीचे होंगे तो आपको एमएसएल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डाटा फ्रेम करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक न्यूमेरिकल फ्रेम किया गया, राइट। अच्छा, तो ये तो ऑब्लेट स्फेरॉइड हो गया बच्चे इसका शेप। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें ना एक्सिस की, अगर हम बात करें एक्सिस फ्रेम की जाती है बच्चे, एक होता है यहाँ पे पोलर एक्सिस, एक होता है यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिस।
ठीक है। तो बच्चे ये वाली जो एक्सिस है दिस इज द इक्वेटोरियल एक्सिस, सभी को पता होगा, लेकिन कुछ डाटा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, और दूसरा होता है पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहे हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन कर रहे हैं। अब बच्चे हमें ना अर्थ के जो ट्रू नॉर्थ या जियोग्राफिकल साउथ की जो हमें पोजीशन पता चलती है बच्चे, वो हमें यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से पता चलती है, राइट। और जो ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया है या सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, जिससे हम क्या करते हैं बच्चे, कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। फर्दर जैसे वो कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो हर स्टेट में जो एक एजेंसीज होती हैं जो फर्दर उन कंट्रोल पॉइंट्स को स्टेट के अंदर एलोकेट करते रहते हैं, राइट। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो पोलर एक्सिस है ये कितना छोटा है इक्वेटोरियल एक्सिस से। तो बच्चे जो पोलर एक्सिस है, जो पोलर एक्सिस दिख रहा है बच्चे आपको, ये वाला जो आपका लाइन है बच्चे ये छोटा है। देखो रियलिटी में अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर करूं तो अर्थ कुछ ऐसे हमें मिलती है ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप की रियलिटी में, राइट। अच्छा इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला एक्सिस बनता है बच्चे इक्वेटोरियल एक्सिस, और ये जो मैं रेड से फ्रेम कर रहा हूँ बच्चे ये बनता है मेरा पोलर एक्सिस। तो क्लियर है बच्चे यहाँ पे कि जो पोलर एक्सिस अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता हूँ तो जो मुझे यहाँ पे लाइन मिलेगी जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को, तो उसे मैं बोल रहा हूँ बच्चे पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस की जो लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एक्सिस, राइट। अब ये कितनी कम है, क्वेश्चन इज दैट। तो पोलर एक्सिस इज 43.434 किलोमीटर। मैं एक बार डाटा फिर से चेक कर लेता हूं, 434 किलोमीटर, यस 43.434 किलोमीटर शॉर्टर देन इक्वेटोरियल एक्सिस। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, कि जो पोलर एक्सिस है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से कितनी छोटी है, मतलब लेंथ में। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो इक्वेटोरियल एक्सिस है बच्चे वो 43.434 43.434 किलोमीटर ज्यादा लेंथ में, राइट। इज इट ओके। ये ध्यान रखना पहला चीज पे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है बेसिकली। अर्थ का शेप क्या हो गया, ऑब्लेट स्फेरॉइड हो गया। अच्छा अब इसमें क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, तो जब भी मैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मार्क करना चाहता हूं, मैं कभी भी अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मार्क करना चाहता हूं, या मैं कोई सर्वे वर्क करना चाहता हूं, ऑफ कोर्स सर्वे वर्क बिफोर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, और इवन आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। सर्वे वर्क तो हर स्टेज में किया जाता है, लेट मी टेल यू, राइट। अच्छा अगर मान लो मैं यहां पे बात करूं कि मुझे बच्चे किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना, मान लो एक पॉइंट यहां पे फॉर एग्जांपल और एक पॉइंट यहां पे, आई एम कंसीडरिंग एनी टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और अगर बच्चे मैं ये पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से अगर मैं ज्वाइन करता हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी को, इफ आई एम ज्वाइनिंग देम विद द स्ट्रेट लाइन, इट मींस मैं अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। whenever earth curvature is not taken into account for the surveying work, ऐसे वर्क को हम बोलते हैं प्लेन सर्वे, जिसमें हम अर्थ के सरफेस को या कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। रियलिटी में तुम सोचो बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा ग्लोब है, अंडरस्टैंड करो बच्चे थोड़ा सा, और अगर तुम एक पॉइंट यहां मार्क किए दूसरा पॉइंट यहां मार्क किए, तो रियलिटी में आपका ये जो लाइन होगा तो कुछ ऐसे आएगा, कर्व होगा, ये इस तरह से लाइन आने वाला है। लेकिन जब हम अर्थ के सरफेस को कंसीडर करेंगे तब हमें लाइंस कर्व मिलेंगी। अगर मैं अर्थ के सरफेस को कंसीडर नहीं करता हूं तो जो मुझे लाइन मिलने वाली है वो स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना। तो इसी के रिस्पेक्ट में बच्चे मैं यहां पे एक पॉइंट फ्रेम करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू फ्रेम हियर द पॉइंट्स। जो मेरा यहां पे सर्वे वर्क हो गया, और सर्वे क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। कैसे निकालेंगे दैट वी विल सी। अब ये जो सर्वेइंग होता है ना बच्चे, ये दो टाइप से डिफाइन होता है सर्वे। एक है प्लेन सर्वे, फर्स्ट दैट वी हैव इज द प्लेन सर्वे, और दूसरा हमारे पास होता है जियोडेटिक सर्वे। सभी ने नाम भी सुना होगा, प्लेन और जियोडेटिक, राइट। तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, तो ये सभी का यहाँ पे एक तरह से ब्रशअप हो रहा है। एक है प्लेन सर्वे और दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी ऑल नो वेरी वेल, और जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जितनी भी लाइंस आएंगी ना वो कर्व लाइन आएंगी। तो अगर बच्चे यहाँ पे ये देखो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स कंसीडर करूं ए और बी, मान लो पॉइंट ए और बी है, और इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो बच्चे मैं अगर ये लाइन को स्ट्रेट लाइन लेके चलता हूं
राइट, द लाइन इज द स्ट्रेट लाइन, देन डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन सर्वे। तो ये प्लेन सर्वे के अंदर है, पीएस इज फॉर द प्लेन सर्वे, राइट। अगर यही दो पॉइंट मुझे ज्वाइन करने बचे जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर, जब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आपका काफी ज्यादा होगा लेकिन आप अर्थ कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो, देन वी हैव द दिस जियोडेटिक सर्वे। ओके, प्लेन सर्वे मींस अर्थ कर्वेचर नॉट कंसीडर्ड, ये ध्यान रखना। अब तुम खुद सोच लो बच्चे, अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हो, तुम एक मान लो स्फीयर कंसीडर कर लो, ऑल्दो अर्थ आपका स्फीयर होता नहीं है, लेकिन तुम मानो कंसीडर करो कि अर्थ स्फीयर है। अगर तुम स्फीयर के ऊपर कोई दो पॉइंट कंसीडर करोगे, तो जब तुम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्फीयर को चीरती हुई लाइन तो नहीं जा सकती, तो उसके सरफेस के अलोंग ही लाइन जाने वाली है। तो अगर वो लाइन तुम्हारी कर्व्ड आ रही है तो डेफिनेटली तुम अर्थ के सरफेस को कंसीडर किए हो, दैट इज उसके कर्वेचर को कंसीडर किए हो। जब भी कर्वेचर कंसीडर करोगे देन यू हैव द जियोडेटिक सर्वे, राइट। दिस इज व्हाट, यहां पे अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड। यहां पे बच्चे हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं, इतना तो सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सी अभी हम बातें कर रहे हैं, राइट। इतना तो सभी को पता होगा कि प्लेन सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं और जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें कब पता चलेगा कि हमें जो सर्वे वर्क करना है, दैट वी हैव टू गो विद दिस प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। मोस्टली जितने भी बच्चे आपके इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, मोस्टली जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, सभी में हम ये प्लेन सर्वे ही लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सेट किए गए हैं कि जब भी आप यहाँ पे कुछ एरिया सर्वे कर रहे हो, अगर वो 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम है तो आप यहाँ पे प्लेन सर्वे के साथ चलोगे। अगर ये एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है फिर आप जियोडेटिक सर्वे के साथ प्रोसीड करोगे। तो प्लेन सर्वे में बच्चे एरिया टू बी सर्वे अगर ये 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, ऑफकोर्स प्लेन सर्वे, और जियोडेटिक सर्वे में एरिया टू बी सर्वे जब वो 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ। When area to be surveyed is greater than 250 स्क्वायर किलोमीटर, जिस एरिया को सर्वे करना है अगर वो 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है देन जियोडेटिक सर्वे पिक्चर में है बच्चे, और जिस एरिया को सर्वे करना है अगर वो 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा देन वी हैव द प्लेन सर्वे, राइट। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं आपसे एग्जामिनर। कैपिटल ए इज द एरिया टू बी सर्वेड जब ये 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा, राइट। इतना तो डाटा सभी को पता होगा, ठीक है, मुझे लगता है सभी को पता है, मैक्सिमम 90 मोर देन 90% जनता को पता है कि प्लेन सर्वे में हम कितना एरिया लेके चलते हैं, जियोडेटिक सर्वे में कितना एरिया लेके चलते हैं। और किन्हीं किन्हीं बुक्स में हो सकता है ये डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा हो, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि प्लेन सर्वे में हमने बच्चे जो दो पॉइंट्स कंसीडर किए, जब मैं उनको ज्वाइन करता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, और जियोडेटिक सर्वे में वो लाइन की लेंथ ज्यादा है, तो ऑफकोर्स दिख रहा है ये कर्व्ड लाइन की लेंथ ज्यादा है। तो ये आपके स्टेट जेईई में पूछा जा चुका है कि लाइन की लेंथ कितनी ज्यादा है। ओके, सो अगर मैं ये प्लेन सर्वे में ये ए टू बी, ये बच्चे मैं डिस्टेंस मार्क करता हूं 18, दिस इज द 18 पॉइंट, सॉरी दिस इज द 12 किलोमीटर, नॉट 18, दिस इज 12 किलोमीटर। तो बच्चे ये जो आपका जियोडेटिक सर्वे में रेड वाली जो लाइन है जो कर्व्ड है बच्चे, इसकी जो लेंथ है ना ये से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब 10 mm ज्यादा है। तो दिस इज द 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, फाइन। पहला यहाँ पे पॉइंट जियोडेटिक सर्वे, फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर बच्चे, जियोडेटिक सर्वे में आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करोगे। हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना है कि नहीं करना है? वन थिंग दैट आई जस्ट वांट टू अगेन टेल यू गाइस कि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग सर्वेज हैं, चाहे वो आप रेलवे की बात करो, हाईवे की बात करो, कोई आपका ब्रिज बन रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन होगा बच्चे, उसके लिए जो सर्वे किया जाएगा वो आपका प्लेन सर्वे ही होता है, ये ध्यान रखना, राइट। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर सेटअप किया गया है, अगर जो एरिया टू बी सर्वे 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम प्लेन सर्वे, 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं। तो बच्चे जो भी आप लाइंस मार्क करोगे प्लेन सर्वे में वो स्ट्रेट लाइन होंगी, उनमें कोई भी कर्व नहीं आएगा। जियोडेटिक सर्वे जब आपने अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया तो जब भी आप किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चे, यहाँ पे कर्व लाइन मिलने वाली है, राइट। अच्छा, दूसरा, अगर बच्चे मैं यहाँ पे मान लो प्लेन सर्वे की बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ए बी सी और मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू शो हियर। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अब मान लो, ध्यान देना जरा, ये मेरा पॉइंट 1 हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये मेरा पॉइंट सेकंड हो गया और ये मेरा पॉइंट थर्ड हो गया। तीन मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किए।
अगर मैं यहाँ पे प्लेन सर्वे कंसीडर करता हूं तो इन दैट केस बच्चे मैं इनको ज्वाइन कैसे करूंगा? स्ट्रेट लाइन से। आई विल ज्वाइन देम विद द स्ट्रेट लाइंस। इज इट ओके? तो मुझे ये जो ट्राइंगल मिलेगा दैट इज नथिंग बट द प्लेन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? प्लेन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या कहलाता है? दिस इज द प्लेन ट्राइंगल एंड वी ऑल नो वेरी वेल, एक चीज तो हमें पता है फॉर श्योर एज सिंपल एज दैट कि ट्राइंगल का अगर मैं इंटीरियर एंगल सम की बात करूं देन व्हाट इज इट्स वैल्यू? इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। दैट वी ऑल नो वेरी वेल, 180 डिग्री सम होता है बच्चे। अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं, ये वाले एंगल की बात करूं, ये वाले एंगल की बात करूं, तो इंटीरियर एंगल सम इज व्हाट? 180 डिग्री। 180 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड। सेकंड अगर हमें फ्रेम करना है, अगर यही मैं जियोडेटिक सर्वे में फ्रेम करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे मैंने जियोडेटिक सर्वे में जो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे जो लाइन मिलती है बच्चे वो मुझे कैसे मिलते हैं? यहाँ पे कर्व लाइन होती है, क्योंकि हमने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, समझो बच्चे थोड़ा बात, कि यहाँ पे ये जो मेरा सर्कल बना, सॉरी ये जो मेरा ट्राइंगल बना ग्रीन वाला, तो बच्चे ये वाला जो एंगल होगा जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एंगल्स। तो जो ट्राइंगल बनता है दिस इज द स्फेरिकल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम क्या बोल रहे होते हैं? दिस इज द स्फेरिकल ट्राइंगल। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं बच्चे? स्फेरिकल ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज सेड टू बी द स्फेरिकल ट्राइंगल। और अगर मैं बात करूं स्फेरिकल ट्राइंगल की, इफ आई टॉक अबाउट द स्फेरिकल ट्राइंगल, तो बच्चे स्फेरिकल ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल सम होता है वो 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकंड। तो आपसे वो ये पूछता है कि आपने सर्वे वर्क किया प्लेन सर्वे के अकॉर्डिंग एंड एंगल यू गेट फॉर अ ट्राइंगल, एंगल आपको गिवन है। अगर आप वही वर्क जियोडेटिक सर्वे में करना चाहते हो देन डेविएशन इन द एंगल, तो एंगल में डेविएशन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चे कि जो भी आपने यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म किया है फॉर एग्जांपल इन प्लेन सर्वे, तो इंटीरियर एंगल सम तो 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं वही जियोडेटिक सर्वे के अंदर बात करता हूं तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? एंगल मुझे बड़ा मिलता है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल एंगल होते हैं ये प्लेन एंगल से बड़े होते हैं। तो कितना ज्यादा है बच्चे? 1 सेकंड ज्यादा है, राइट। वहीं अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, किन्हीं दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, अगर मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, और इस डिस्टेंस को सेम एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 12 किलोमीटर, सेम एग्जांपल जो बहुत ही कम है, सेम एग्जांपल अगर यही मैं जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करता हूँ तो इससे मुझे थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलती है। और कितनी ज्यादा है? 10 mm वैल्यू ज्यादा है। तो कुछ डाटा हमारे पास फिक्स्ड है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार ये एग्जाम के अंदर डाटा पूछा जाता है, लेकिन देखो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना पूछे जाने की वो कम है, बेसिकली वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो वन क्वेश्चन शेप ऑफ अर्थ, सेकंड जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे, जियोडेटिक में अर्थ का कर्वेचर आएगा, प्लेन सर्वे में नहीं आएगा बच्चे। सेकंड स्फेरिकल ट्राइंगल और प्लेन ट्राइंगल दोनों में डेविएशन, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 सेकंड का एंगल यहाँ पे ज्यादा मिलता है स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती है, और 1 नंबर यहाँ पे सिक्योर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, राइट। लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, राइट, क्योंकि फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर्वे कितने टाइप का होता है, अगर मैं सर्वे की बात करूं, टाइप ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, वट एवर यू वांट टू कॉल, तो कितने टाइप का सर्वे है? इफ आई टॉक अबाउट दैट वन, यहां से बच्चे क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सो व्हाट यू थिंक? तो मेरे ख्याल से आप कमेंट करके बता सकते हो सर्वे को आप कैसे क्लासिफाई करोगे। पहला सर्वे जिसमें हम कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, पहला सर्वे बच्चे जिसमें हम कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब जो फार अवे पॉइंट्स होते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस हमें मार्क करना है और मुझे वो पॉइंट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करने हैं, देन कंट्रोल सर्वे। और ये जो कंट्रोल सर्वे है ये सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, कोई भी यहाँ पे लोकल बॉडी या स्टेट बॉडी इसको नहीं करती है, सर्वे ऑफ इंडिया करेगा कंट्रोल सर्वे को, राइट। तो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की, फर्स्ट वी हैव दिस कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल सर्वे कौन इसे करेगा? इसे कंडक्ट करेगा सर्वे ऑफ इंडिया। हु विल कंडक्ट दिस कंट्रोल सर्वे? आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। इसका डिपार्टमेंट भी है, आपको अगर मिलेगा कभी अगर आपको मौका मिलेगा तो आपको चंडीगढ़ में देखना है इसका कहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, इनका ऑफिस है सर्वे ऑफ इंडिया का। हाँ, लैंड सर्वे भी है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी है, वेरी गुड, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है, ठीक है। अच्छा सेकंड, चलो मैं लैंड सर्वे की बात कर लेता हूँ। अगर मैं लैंड सर्वे की बात करूं तो तुम नाम से समझो जिसमें आपने लैंड का सर्वे करना है, और लैंड के सर्वे में अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, यहाँ पे देखो, अब मुझे ना जमीन का सर्वे करना है यार।
आई जस्ट वांट टू डू सर्वे ऑफ द लैंड, ये लो। अब मैं बच्चे यहाँ पे जो सर्वे कर रहा हूँ जिसमें मैं नेचुरल फीचर्स में क्या आ जाएगा, पहाड़ हो गए, ये चेक करो यहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, हिल टाइप की सिचुएशन है यहाँ पे, राइट। आपको वाटर बॉडीज दिख रही हैं, जब भी वाटर बॉडीज आती है तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जाता है। जो बच्चे ने एक ने कमेंट भी किया हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम वाटर रिलेटेड सर्वे करते हैं कि हमारा कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिवर है या पॉन्ड है, उसके अंदर वाटर का लेवल कितना है, वाटर उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, डेप्थ ऑफ वाटर इटसेल्फ आल्सो, मैक्सिमम फ्लड लेवल कितना जा रहा है बच्चे, उन सारी चीजों का जो सर्वे होता है आपका वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर कंडक्ट किया जाता है, राइट। यहाँ पे आप चेक करो। अब अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, मुझे यहाँ पे चेक करना है, फॉरेस्ट का सर्वे करना है, मुझे लैंड का सर्वे करना है, नेचुरल फीचर्स का मुझे सर्वे करना है, तो इस तरह के सर्वे को मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोपोग्राफिकल सर्वे। दैट सर्वे इज व्हाट, दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ध्यान रखना टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर जो आपके नेचुरल फीचर्स है, ओके, इसके अंदर नेचुरल फीचर्स क्या आ जाएंगे, जैसे पहाड़ हो गए, पहाड़ तो आप बनाओगे नहीं, नेचुरल फीचर्स है ये, राइट। अच्छा, इसके साथ आपके पास यहाँ पे रिवर्स आ जाएंगे, पॉन्ड्स आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपके फॉरेस्ट आ जाएंगे, सारे के सारे किसके अंदर फॉल करते हैं, ये आपके टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर फॉल करते हैं, राइट। अच्छा, सेकंड जो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये देखो जरा नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये भी एक सर्वे कर रहे हैं, इंजीनियर है, ये सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मत जाना कि इनके पास एक टोटल स्टेशन है सर, अभी टोटल स्टेशन के बारे में बताओ, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं चेक करूं कि मुझे यहाँ पे बाउंड्री लाइन या जो मेरी प्रॉपर्टी है मुझे उसका फिक्सेशन करना है, आई जस्ट वांट टू फिक्स माय प्रॉपर्टी, कि मेरा जो प्रॉपर्टी का दायरा है वो यहाँ तक है, मेरी जो लैंड है वो यहाँ तक है, राइट। बच्चे इस पर्पस के लिए जो आपका सर्वे किया जाता है ना, दैट इज द कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा सर्वे ये, दैट इज द कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या किया जाता है, तो व्हाट इज बीइंग डन इन द कैडेस्ट्रल सर्वे, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी, यूपीएससी सर पंजाब का पेपर है, पंजाबी बीच वो सर, देखो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता, ठीक है। और मेरे ख्याल से हिंदी तो हर जगह चलती है, ठीक है, हिंदी, आई एम द यूनिवर्स, यस लॉरेंस बिश्नोई, तुम्हारी कमी थी, हिंदी तो हर जगह चलती है बच्चे। आकाशदीप, जो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे वो पंजाबी में लिख के आएंगे क्या है, चलो। अब देखो ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है ना, ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, अगर मैं इसकी बात करूं, कैडेस्ट्रल सर्वे जो रेवेन्यू इंजीनियर करता है, रेवेन्यू इंजीनियर कौन हो गया, पटवारी, और पटवारी की बहुत ज्यादा पूछ है पंजाब के अंदर, जो हम सभी को पता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कैडेस्ट्रल सर्वे की बच्चे, ये आंसर होता है, वो लिख के देते हैं टू फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री लाइन, प्रॉपर्टी लाइन और बाउंड्री लाइन को फिक्स करना है, वी जस्ट वांट टू फिक्स द प्रॉपर्टी लाइन और बाउंड्री लाइन। बताओ कौन सा सर्वे करोगे, प्रॉपर्टी लाइन एंड बाउंड्री लाइन, ठीक है। अब जैसे मान लो पड़ोसी के साथ तुम्हारा जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी के साथ तुम्हारा जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, तो किसको अप्रोच करोगे, पुलिस को अप्रोच नहीं करोगे, तुम चाहोगे पहले कि तुम अपना लैंड चेक कर लो कि तुम्हारा दायरा कहां तक है, प्रॉपर्टी कहां तक है। तुम यहाँ पे रेवेन्यू इंजीनियर को, जो रेवेन्यू चेन यहाँ पे यूज करता है, तो रेवेन्यू इंजीनियर को आप यहाँ पे अप्रोच करोगे और बोलोगे भाई साहब मुझे अपनी लैंड का सर्वे करवाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जहां तक मेरी लैंड है मुझे उसका डिमार्केशन करवाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो सर्वे है वो है कैडेस्ट्रल सर्वे, राइट। ये जस्ट मैंने एक पिक्चर आपको शो किया है कि कैडेस्ट्रल सर्वे, सर आप इंग्लिश में पढ़ाओ फिर ये इश्यू नहीं होगा, नहीं दोनों में आई एम कंफर्टेबल इन बोथ, हिंदी हो इंग्लिश हो पहाड़ी हो पंजाबी हो, लैंग्वेज इज नॉट ए इशू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, और इसके अलावा बच्चे हाइड्रोग्राफिक मतलब जो वाटर के साथ रिलेट कर रहा होगा सर्वे, राइट। अब बच्चे जो नेक्स्ट मैं क्लासिफिकेशन के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट आई वांट टू डिस्कस, यहाँ पे देखो बहुत सारा आपके सर्वे हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक मैंने आपको बता दिया जो वाटर बॉडीज के साथ डील करेगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे तो मतलब जितना भी वाटर रिलेटेड बॉडीज के रिस्पेक्ट में सर्वे किया जाएगा, दैट इज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ओके। लॉरेंस तुम ऑफलाइन में आओ क्लास में, तुम्हें मैं संस्कृत में पढ़ाता हूं फिर,
आ जाओ तुम ऑफलाइन में, संस्कृत में पढ़ाएंगे तुम्हें। चलो आ जाओ, जोक्स अपार्ट। देखो जो पढ़ने के उसमें नहीं आते हैं ना, वो फालतू के कमेंट ना किया करो, राइट। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ के ऊपर, देखो इसके बहुत सारे टाइप है बच्चे। आपका सिटी सर्वे हो जाएगा, आपका मैप सर्वे हो जाएगा, आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा। सो मेनी टाइप ऑफ द सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे दैट वी हैव। तो सबसे पहले मैं वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे पिक कर रहा हूँ इस डेमो क्लास के अंदर, जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और एटलीस्ट जो बच्चे ये डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका पर्पस यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए कि अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सर्वे से एक क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से उसको हिट कर पाओ, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट बच्चे मैं बात कर रहा हूं दैट इज द बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अगला जो क्लासिफिकेशन में बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ के ऊपर आप सर्वे को कैसे क्लासिफाई करोगे? हाउ विल यू क्लासिफाई द सर्वे? अविनाश जी बोलते हैं देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सर्वे एंड ऑल दिस सर्वे कम्स अंडर। वेरी गुड। देखो मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई जस्ट वांट कि जो बच्चे यहाँ पे कमेंट करें और वैल्यूएबल कमेंट करें। ठीक है अविनाश, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं अभी आपको बच्चे जो पॉइंट्स यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, जिनको मैं अभी हिट कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट्स है जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आई जस्ट वांट टू कमेंट्स लाइक दिस वन। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी जनता अभी जुड़ी है साथ में, अगर वो कमेंट कर रहे हैं दैट शुड बी द वैल्यूएबल, और वो आपकी स्टडी के रिगार्डिंग में होने चाहिए, राइट। चलिए अच्छा, अगर मुझे बताओ, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ के ऊपर सर्वे को क्लासीफाई करना चाहूँ, तो सबसे पहले बच्चे जो मेरे ब्रेन में सर्वे आ रहा है वो है चेन सर्वे, राइट। फर्स्ट सर्वे दैट वी हैव इज व्हाट? चेन सर्वे। पहला सर्वे क्या है बच्चे? चेन सर्वे। और चेन सर्वे तो सभी ने किया भी होगा। अच्छा देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, बहुत सारे टाइप आएंगे, हम देखते हैं इसके ऊपर आगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ के ऊपर है। वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर है, हमारा जो सिविल का बच्चे सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा वास्ट है, तो आपको स्मार्टली काम करना है, राइट। मतलब किन किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, किन किन चीजों को आपको छोड़ना है, ये बहुत ही स्मार्टली आपको स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा बच्चे, आप बहुत चीजों को ध्यान से पढ़ रहे हो, लेकिन वहां से पेपर के अंदर ना बहुत ही कम डाटा पूछा जा रहा है, राइट। आप पढ़ सकते हो बच्चे, आप बहुत सारी चीजों को डेप्थ में पढ़ सकते हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी उतनी रिक्वायरमेंट ना हो, राइट। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ही किसी भी पेपर को क्रैक करने से पहले स्मार्टली आपको स्टडी करनी है, और वो टॉपिक्स जो 5 स्टार वाले होते हैं, जो हाई यील्डिंग हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, वो आपको हमेशा ही गो थ्रू करने होते हैं, राइट। तो चेन सर्वे हो गया। अच्छा, चेन सर्वे में हम मेजरमेंट जो करते हैं वो किसकी करेंगे बच्चे? तो आंसर हम यहाँ पे डिस्टेंसेस या लीनियर मेजरमेंट करते हैं चेन सर्वे के अंदर, ठीक है। तो चेन हम जो यूज करते हैं, मेरे पास मीट्रिक चेन है, मेरे पास यहाँ पे इंजीनियर्स चेन है, मेरे पास यहाँ पे गंटर्स चेन है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना एक स्टील बैंड भी होता है, जो जेके एसएसबी में पूछा हुआ था, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि चेन तो बस हमने इतना ही बढ़ा हुआ है, स्टील बैंड भी हमारे पास होता है, राइट। अच्छा, पहले मैं इसके टाइप लिख लेता हूँ। देखो, चेन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया। कंपास सर्वे से आप क्या करते हो बच्चे? व्हाट यू आर डूइंग विद द कंपास सर्वे? आप एंगल की मेजरमेंट करते हो। कौन सा एंगल? तो आंसर है हॉरिजॉन्टल एंगल। ये चेक करो, सी दिस वन। और सभी ने यूज भी किया होगा चेन, तो अपने इंजीनियरिंग में सभी ने यूज किया होगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने चेन यूज ना किया हो। सभी ने यूज किया होगा चेन। ओके, अब बच्चे चेन के ऊपर जो क्वेश्चन एक बार पेपर में फ्रेम हो चुका है जेई के अंदर, मैं सिर्फ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि चेन किससे बनती है। द क्वेश्चन वाज दैट कि चेन आर मेड अप ऑफ, ये किससे बनती है? तो हमारा आंसर है बच्चे यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से बनती है, राइट। ये चेन्स किससे बन रही होती है? गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से। और बच्चे ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि जब भी हम चेन को यूज करते हैं, तो जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं बच्चे, ये हम देखेंगे चेन सर्वे में, जब हम चेन को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो जब हम मार्किंग कर रहे होते हैं डिस्टेंस की, तो ये आउटसाइड ऑफ हैंडल, हैंडल के आउटसाइड से लेके दूसरा जो हैंडल होगा बच्चे उसके आउटसाइड तक है। जो डिस्टेंस हम मार्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, हैंडल के इनसाइड से नहीं करेंगे, ये एक हैंडल के अंदर से दूसरे हैंडल के बाहर तक नहीं, ऐसा नहीं होता। आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, राइट। इसके साथ में बच्चे ये जो आपको चीज दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं लिंक। दिस इज लिंक।
और ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं, कड़ियां हैं, हिंदी में बात करें तो बहुत सारे लिंक्स आपस में कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, पेपर में आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि यहाँ पे देखो आपको ना यहाँ पे 3 गोले मिलेंगे, 3 रिंग्स मिलेंगे, रिंग्स बोल रहा हूँ, लिंक नहीं बोल रहा हूँ, 3 रिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक ही ऐसे कनेक्टेड है, एक ही ऐसे कनेक्टेड है, और एक रिंग आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है, ऐसे। कलर चेंज कर देता हूँ उसका, लेट मी ट्राई, ये ऐसे। तो ये जो मिडिल वाला रिंग होता है ना, ये पूछा गया था किस शेप में आपको मिलता है, द क्वेश्चन वाज दैट। ये जो मिडिल वाला रिंग है, 3 रिंग यहाँ पे होते हैं जनरली, ये चेन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 3 रिंग दिए जाते हैं कि चेन को आप फोल्ड कर पाओ इजीली, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाला रिंग है बच्चे, ये ओवल शेप का होता है, दिस इज ओवल शेप, राइट। दैट वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड सर्वे में चलेंगे, देन वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल। अच्छा, अगर अब देखो यहाँ पे कोई रिंग मेरा प्रॉपर्ली यहाँ पे ओपन नहीं है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चे ये इस रिंग के सेंटर से लेके इस रिंग के सेंटर तक ये बनता है मेरा यहाँ पे एक लिंक, दिस इज वन लिंक। और ये लिंक की लेंथ कितनी होती है, ये लिंक की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, बेसिक सी चीज है, लिंक की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, यस वेरी गुड। ये जो हमारे पास यहाँ पे रिंग बन रही है, जो कड़ी बन रही है, लिंक बन रही है, 4 mm डाया माइल्ड स्टील से बनती है, गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील होता है। अच्छा, सेकंड बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक लिंक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो चेन है वो सबसे छोटी कितनी वैल्यू को रीड करती है, देन आंसर इज द 20 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग? तो चेन सबसे छोटी वैल्यू को कितना रीड कर सकती है, आंसर इज द 20 सेंटीमीटर। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो लीस्ट काउंट होगा चेन का वो कितना हो गया, वो 20 सेंटीमीटर हो गया। और बच्चे अगर मुझे इससे भी ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पे मेजरमेंट करनी है, देन आई विल गो विद द टेप। टेप का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm हमें मिलता है। अब टेप में भी बच्चे अलग अलग तरह की टेप है, ठीक है, जो हम देखेंगे आगे चल के। तो फिलहाल के लिए ये जो लिंक्स हैं बच्चे, ये नंबर में कितने हैं ये डिपेंड करेगा। आपके पास 20 मीटर वाली चेन है, मीट्रिक चेन में आपके पास 30 मीटर वाली चेन है, राइट। ये नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं किसी भी चेन के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि जो चेन हमें गिवन है वो 20 मीटर वाली चेन है या वो 30 मीटर वाली चेन है। अगर वो 20 मीटर वाली चेन होगी, तुम खुद सोचो, अगर चेन की लेंथ बचे 20 मीटर है और अगर तुम नंबर ऑफ लिंक्स लिखना चाहते हो कितना होगा चेन के अंदर, तो तुम क्या करोगे बच्चे, एक लिंक कितना है बच्चे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का। अब तुम एक काम कर लो, चाहे ऊपर मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या नीचे वाले सेंटीमीटर को बच्चे मीटर में कर लो। तो ये कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको कन्वर्ट करना आपके लिए आसान होगा। और नीचे सेंटीमीटर तो था ही 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 20 से 20 कट गया, तो यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं बच्चे, 100 लिंक्स आ रहे हैं, 100 लिंक्स आ रहे हैं, 100 कड़ियां आ रही हैं, किस वाली चेन में, 20 मीटर वाली चेन में। सिमिलर 30 मीटर चेन में भी आप निकाल सकते हो, कितने लिंक्स होंगे बच्चे, यहाँ पे 150 लिंक्स है, राइट। तो ये आपका चेन सर्वे। अच्छा, ये देखो बच्चे दूसरा, अगर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ के ऊपर सर्वे की बात करूं, दैट इज काइंड ऑफ द कंपास सर्वे। तो बच्चे ये सर्वे हम यहाँ पे जो कंडक्ट कर रहे हैं वो एंगल की मेजरमेंट के लिए, ध्यान सुनना बच्चे, और एंगल सभी को पता है क्या होता है। और यहाँ पे जो एंगल है बच्चे, ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले एंगल की बात करते हैं। तो ये जो एंगल है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मुझे मेजर करना है बच्चे, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो एंगल हम मेजर करते हैं इसे हम बोलते हैं बियरिंग। एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे बच्चे, बियरिंग। बियरिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल ही होता है, ये ध्यान रखना। अब ये जो मुझे कंपास यहाँ पे गिवन है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है कंपास के अंदर, तो बच्चे ये जो कंपास है ये प्रिज्मेटिक कंपास है। दूसरा कंपास हमारे पास सर्वेयर कंपास होता है। प्रिज्मेटिक कंपास आप हाथ पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन सर्वेयर कंपास आप हाथ पे यूज नहीं कर सकते, उसके लिए ट्राइबोर्ड स्टैंड मस्ट होता है, ठीक है। और सर्वेयर कंपास का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रिज्मेटिक कंपास। ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर जिनकी आपने होप नहीं करी होगी, किस तरह के क्वेश्चन भी दाग सकता है एग्जामिनर, तो आपको तैयार रहना उन चीजों के लिए। तो बच्चे अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे, अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ बच्चे, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि अभी हम कंपास सर्वे में पहुंच गए, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, राइट। तो बच्चे यहाँ पे आपको ये जो चीज दिख रही है ना, ये लगा हुआ है यहाँ पे देखने के लिए प्रिज्म, ये यहाँ पे देखने के लिए ना प्रिज्म लगा हुआ है जिसमें आप रीडिंग नोट करते हो। तो यहाँ पे बच्चे आप रीडिंग नोट, और यहाँ पे ये लगा है हॉर्स हेयर,
इस तरफ क्या लगा है बच्चे आपका हॉर्स हेयर, ये जो घोड़े का बाल होता है इधर लगा होता है, तो इससे आप बच्चे ऑब्जेक्ट देखते हो, तो ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट वेन होता है और ये आपके पास यहाँ पे आई वाली साइड होती है। तो आप जब चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो बच्चे और उसके साथ आप यहाँ पे रीडिंग भी नोट कर रहे हो, तो ये सर्वेयर सॉरी ये प्रिज्मेटिक कंपास है। और इसमें जो गौर करने वाली बात एक और है बच्चे, ये जो नीडल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो नीडल है बच्चे, ये चौड़ा नीडल है, ब्रॉड नीडल है, जो पेपर में आपसे पूछता है, लिख के देता है कि ब्रॉड नीडल है, और जो नीडल है और जो ग्रेजुएशन है वो एक साथ ही अटैच्ड है। तो बताओ वो कौन सी टाइप का यहाँ पे कंपास है। तो बच्चे यहाँ पे जो नीडल और ये जो ग्रेजुएशन आपको दिख रही है ना, ये जो ग्रेजुएशन आपको दिख रही है बच्चे, ये आपस में अटैच्ड है, दीज आर अटैच्ड विद द ईच अदर, राइट। तो बच्चे ये वाला जो मेरा कंपास होता है ना, दिस इज द प्रिज्मेटिक कंपास, ये है प्रिज्मेटिक कंपास। और अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ से आपको मस्ट क्वेश्चन जो मिलते हैं, जैसे सेम एग्जांपल बच्चे आपसे वो डेक्लिनेशन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। डेक्लिनेशन आपको वो पूछ भी सकता है बच्चे, डेक्लिनेशन वो आपको दे के रख सकता है, और बियरिंग पूछ सकता है बच्चे। अब ये ध्यान रखना, जो भी हमने कंपास के रिस्पेक्ट में एंगल की मेजरमेंट करी है बच्चे, हम बियरिंग वर्ड यूज करते हैं, तो वो मैग्नेटिक बियरिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या होता है बच्चे, इसके एक तरफ ना यहाँ पे नॉर्थ मार्क होगा, एन लिखा होगा, मतलब कहाँ पे मेरा ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ को शो नहीं करता, क्योंकि हम अर्थ को भी मान के चलते हैं बच्चे, बहुत बड़ा वो मेरे पास मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को, सिमिलर पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, डिसिमिलर पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ दोनों के बीच में बच्चे जो डेविएशन मिलती है ना, सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फ्रेम करना चाहूँ, इसी चीज को उठा के, यही वाली चीज को उठा के बच्चे, इस नीडल को उठा के अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, मान लो कोई मैंने मैग्नेट ले लिया बच्चे और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे अर्थ के ऊपर, तो अर्थ क्या है बच्चे, अर्थ भी तो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब कैसे पता चला कि अर्थ मैग्नेट है, सर ये तो आपने बताया, हमें तो पता नहीं था अर्थ मैग्नेट है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, जब आप किसी भी चीज को अर्थ से ऊपर की तरफ धकेलते हो, तो वो चीज अर्थ खींचती है अपनी तरफ, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे उस मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं, ये मान लो मेरा मैग्नेटिक कंपास है, राइट, ये मान लो मेरा मैग्नेटिक कंपास, सिर्फ समझने के लिए बच्चे मान लो कुछ ऐसे ऐसे। तो अगर ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है, तो ये मैग्नेटिक कंपास का क्या हो जाएगा बच्चे, साउथ होगा। और ये अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ मान लो कुछ ऐसे, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है बच्चे और ये जियोग्राफिकल साउथ है। तो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बच्चे, इसको मैं बोलता हूँ एक तरह से मेरिडियन, राइट। अच्छा, अब अर्थ का नॉर्थ और साउथ हमने ज्वाइन कर लिया, अब मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ को भी ज्वाइन करते हुए एक इमेजिन लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट मी चेंज द कलर, तो इसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन, अंडरस्टैंड करना। अब दोनों के बीच में बच्चे ये जो डेविएशन होता है ना एंगल का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसको बोला जाता है डेक्लिनेशन। आपके पेपर में ये तक पूछा हुआ कि डेक्लिनेशन क्या होता है, आर यू गेटिंग, व्हाट इज द डेक्लिनेशन। एक डिप आता है बच्चे, वो अलग चीज है, डिप इज अ सेपरेट थिंग, वो भी देखेंगे कि डिप क्या होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ से ना अर्थ में से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो निकलती रहती हैं बाद में, राइट, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं हम देख रहे हैं उसको। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक डेक्लिनेशन जो वर्ड आता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फ्रेम किया जाता है, तो ये एक तरह से एंगल है किसके बीच में, जो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे पास है और जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिली, जिसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, ट्रू मेरिडियन। और जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ ये हमें बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से मिलता है, राइट। तो ध्यान रखना, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आपका चैप्टर रहता है कंपास सर्वे। तो ये कंपास प्रिज्मेटिक कंपास है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसकी अगर मैं लिस्ट काउंट की बात करूँ तो 30 मिनट होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल। अच्छा, ये देखो बच्चे नेक्स्ट वाला, ये भी देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे है। आपने देखा होगा कभी ना कभी, आपने डिप्लोमा या डिग्री टाइप में आपने जरूर इन इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेटर से काम किया होगा, ठीक है। अब कॉलेज टाइम में अगर अच्छे होंगे तो काम किया होगा आप लोगों ने, या अगर आपको बोरियत लगता होगा तो आप भागते होंगे जब आपका सर्वे वर्क या सर्वे लैब स्टार्ट होता होगा, राइट। अच्छा, इसमें देखो आपको, इसमें जो आपको नीडल दिख रही है ना, वो कैसी दिख रही है, सी दिस वन, इसमें जो आपको नीडल दिख रही है वो कैसी दिख रही है, देखो शार्प नीडल है, इधर शार्प नीडल है। तो ये जो बच्चे शार्प नीडल है ना, ये शार्प नीडल होता है आपका सर्वेयर कंपास के अंदर। ये जो शार्प नीडल है किसमें आपको मिलता है, सर्वेयर कंपास के अंदर। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें ब्रॉड नीडल होती है, चौड़ी नीडल होती है। अच्छा, दूसरा बच्चे, ये जो नीडल है ना, ये नीडल अगर मैं बात करूं, क्या ये इस ग्रेजुएशन के साथ कनेक्टेड है। ये जो बच्चे यहाँ पे आपका ग्रेजुएटेड जो सर्कल है,
ग्रेजुएटेड सर्कल क्या है, इसके साथ ही अटैच है? नहीं, इसके साथ अटैच नहीं है। तो किसके साथ अटैच है? ये इस बॉक्स के साथ अटैच है, ये ध्यान रखना। ये जो नीडल आपकी ग्रेजुएशन है ना, ये बॉक्स के साथ अटैच है बेसिकली। और इसमें बच्चे क्या होता है, इसमें जब भी आप रीडिंग नोट कर रहे होते हो ना, तो इसमें आप जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद फिर आप रीडिंग नोट करते हो, साइमल्टेनियसली नहीं होता इसमें। इसमें हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे चीजों को नोट नहीं कर सकते जैसा आप प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर कर रहे थे, राइट। और इसकी अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो 15 मिनट होता है, राइट। चलिए, अच्छा अब इसके बाद ये तो बच्चे मेरा कंपास सर्वे हो गया। तो ये ध्यान रखना कि चेन सर्वे से आपने लीनियर मेजरमेंट करी, चेन का लीस्ट काउंट 20 सेंटीमीटर है। मीट्रिक चेन बच्चे दो चेन फॉल करती हैं, 20 मीटर चेन है और 30 मीटर चेन है। ऑल तो मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू चेन, ठीक है, जिसको रेवेन्यू इंजीनियर यूज करता है कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए, राइट। और इसके अलावा मेरे पास इंजीनियर्स चेन भी होती है, फाइन, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, कंपास सर्वे मैंने आपको आईडी दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद बच्चे जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो सर्वे होता है बच्चे, दैट इज द प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। अब देखो ये कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर के अंदर, और यहां से ना, अब मैं रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी जो आपके जे में भी उठ के आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, तो इसमें बच्चे आपसे काफी सारी चीजें पूछते हैं प्लेन टेबल सर्वे के बारे में, कि अगर आपको प्लेन टेबल की पोजीशन यहाँ पे बतानी है तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हम स्टडी करते हैं प्लेन टेबल के अंदर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा आपका सर्वे वर्क है जिसमें आपका जो प्लॉटिंग है और जो मेजरमेंट है वो साइमल्टेनियसली किया जाता है। मतलब आप चीजों को प्लॉट भी कर रहे हो, नोट डाउन भी कर रहे हो, ओके, और आप यहाँ पे अपना चीजों को सर्वे भी कर रहे हो, उनको आप साइड भी कर रहे हो, तो हमारा वो प्लेन टेबल सर्वे ही होता है, राइट। तो मैं आपको उसका पिक्चर दिखाता हूँ, सभी ने बच्चों ने देखा भी होगा प्लेन टेबल को, राइट। तो मैं पिक्चर इसलिए लेके आया हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये बच्चे आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो फिगर है पहले मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूँ, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी आप लोगों ने देखा होगा। और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर कभी आपसे लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है तो इसका लिस्ट काउंट वही होता है जो लेवलिंग स्टाफ आपको दिखा रहा होता है। और लेवलिंग स्टाफ का जो बच्चे मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 5 mm, राइट। अगर कभी आपको RL गिवन है, क्योंकि स्टाफ हम क्या करते हैं बच्चे वर्टिकल डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं जनरली, राइट। अच्छा, RL कैलकुलेशन में तो अगर मैं बात करूं कभी भी आपको किसी भी पॉइंट का RL मान लो 5 के मल्टीपल में नहीं है। फॉर एग्जांपल RL आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट मी राइट हियर, मान लो किसी पॉइंट का जैसे RL, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे RL की बात करूं तो 50.508 दे दिया मुझे मीटर में, फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टाफ यूज नहीं किया गया होगा। आर यू गेटिंग? क्योंकि स्टाफ में जो मिनिमम वैल्यू है बचे 5 mm के, इससे छोटी आप वैल्यू रीड नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर मैं लीस्ट काउंट इस स्टाफ में फ्रेम करना चाहूं तो वो 5 mm है, तो 5 के मल्टीपल में ही यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए थी। और जब मैं 5 mm यहाँ पे फ्रेम करता हूँ बच्चे, और जब मैं इसको मीटर में फ्रेम करना चाहूँ तो 5 mm को मीटर में कितना लिख सकते हैं? 0.005 हो गया क्या मीटर में? तो इसीलिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलती हैं जब भी आप लेवलिंग करते हो बच्चे। अब लेवलिंग भी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे ही होता है, और लेवलिंग में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चे वो लेवल मशीन है। अब ये लेवल मशीन आपका ऑटो लेवल भी हो सकता है, ये आपका रिवर्सिबल लेवल भी हो सकता है, ये आपका वाई लेवल भी हो सकता है, ये टिल्टिंग लेवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑटो लेवल का ये मतलब नहीं है कि अपने आप लेवल हो जाएगा। नीचे बच्चे यहाँ पे आपका असेंबली लगा होता है, ट्राईबैक होता है बच्चे यहाँ पे, तो ये आपके फुट स्क्रू होते हैं, या दोनों ही फुट स्क्रू को आप अंदर की तरफ रोटेट करते हो, या दोनों ही फुट स्क्रू को आप बाहर की तरफ रोटेट करते हो, और जब आपका टेलीस्कोप इनके पैरेलल होता है, ये एक तरीका होता है किस तरह से हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं, राइट। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको बच्चे रखा जाता है, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड, ये सभी को पता होगा। मैं इंस्ट्रूमेंट लेके आने का मेरा यही पर्पस है कि आपको पहले तो पिक्चर बन जाए, राइट, कि हम ये चीजें स्टडी करने वाले हैं, और जब हम गो थ्रू करेंगे, डिटेल में चलेंगे सब्जेक्ट्स के अंदर और चैप्टर के अंदर, देन आई विल एक्सप्लोर द मोर थिंग्स, राइट। अच्छा चलिए, अगर इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, इसके अलावा ये लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अच्छा बच्चे, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये जो चेन हम यूज करते हैं, ऑल दो चेन आप सर्विंग में पढ़ोगे, लेकिन हम जितना भी इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं हम टेप ही यूज करते हैं,
राइट, वी आर यूजिंग द टेप, हम टेप यूज करेंगे क्योंकि उसका लीस्ट काउंट यहाँ पे आपको 1 mm मिलता है और चेन का कितना है 20 सेंटीमीटर है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना आपके असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि जो चेनेज होता है ना उसको कैसे मार्क किया जाता है, चेनेज। और बच्चे ध्यान देना, जब भी आप रोड पे क्रॉस कर रहे हो, रोड पे आप मूव कर रहे हो बच्चे, ध्यान देना कभी भी, या रोड के बाजू में खड़े होकर चेक करना, तो यहाँ पे रोड के बाजू में ना जो स्टोन्स लगे होते हैं, ये जो ब्लैक कलर किया होता है जिनको, ठीक है, फिर व्हाइट कलर होगा, फिर से ब्लैक कलर होगा, राइट। ये मेरा कुछ ऐसे रोड जा रहा है जिनको हम कर्व स्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे कुछ ऐसा लिखा होता है, आई डोंट नो आपने कभी ये देखा कि नहीं देखा है, मान लो कुछ ऐसा लिखा 200 प्लस लेट इट बी दिस 10 010 कर देता हूँ, 200 प्लस 010। तो पेपर में ना ये आपसे फॉर्मेशन पूछा गया था कि चेनेज को कैसे मार्क किया जाता है, और चेनेज हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करती हैं, और जो मेरा आरएल होता है बच्चे जिसको हम रिड्यूस लेवल के नाम से जानते हैं, तो ये हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस को मार्क करता है। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर पूछा हुआ सवाल था बच्चे कि चेनेज कैसे मार्क की जाती है। तो सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 200 प्लस मान लो 50, ये लिखा, तो बच्चे इसका ये मतलब है कि जिस पॉइंट पे आपको ये वाला नोटेशन देखने को मिल रहा है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से भी वो रोड बनना स्टार्ट हुआ, जहां से भी वो रेलवे ट्रैक बनना स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक में तो आपको नहीं मिलेगा, स्लीपर के ऊपर जनरली आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये स्लीपर के ऊपर, रेल के वेब के ऊपर नहीं होगा, स्लीपर के ऊपर हो सकता है ना, और होता भी है स्लीपर के ऊपर। तो अगर मैं रोड की बात करूं तो ये जो आपको रोड के बाजू जहाँ पे कर्व स्टोन होते हैं वहां पे लिखा होता है बच्चे चेनेज, तो इसका मतलब है कि जहां से रोड बनना शुरू हुआ वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस वहां से हो चुका है उस पॉइंट का, और 50 मीटर और एक्स्ट्रा हो चुका है। तो पहले वाला जो फिगर है बच्चे वो किलोमीटर शो करता है, दूसरे वाला फिगर मीटर शो करता है। और ये पेपर के अंदर विद ऑप्शन आपको फ्रेम किया था कि चेनेज इज रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर, ये ऑप्शन बच्चे फ्रेम किया गया था, किलोमीटर एंड मीटर, मीटर एंड किलोमीटर, किलोमीटर एंड किलोमीटर, मीटर एंड मीटर। आर यू गेटिंग? अब तुम देखो किस तरह का बिल्कुल एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया और एक के एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब जिन बच्चों ने चीजों को पढ़ा होगा वो तो आंसर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा बच्चे वो गेस करेंगे फिर, और जब वो गेस करते हैं और ए में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपके रेस के बाहर होने के चांसेस ना वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि आपने खाली वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें स्टडी करनी है, लेकिन कई बार असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, सब डिविजनल ऑफिसर के पेपर में भी बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो आपके जेई में भी फ्रेम होते हैं, राइट। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये चेक करो बच्चे, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्लेन टेबल, ये है बच्चे यहाँ पे प्लेन टेबल, ये देखो दिस इज द प्लेन टेबल। और अभी मैंने आपको फ्रेम भी किया था कि ऐसा सर्वे वर्क जिसमें आपका जो साइटिंग है और जो प्लॉटिंग है वो साइमल्टेनियसली की जाती है बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर के अंदर, तो कौन सा है वो, प्लेन टेबल सर्वे वर्क। अब प्लेन टेबल सर्वे वर्क में आपको क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे एक ट्रफ कंपास दिख रही है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रफ कंपास। और ट्रफ कंपास का पर्पस क्या होता है बच्चे, ट्रफ कंपास से आप यहाँ पे नॉर्थ मार्क करते हो टॉप में राइट हैंड साइड में। नॉर्थ मार्क कहाँ पे करोगे, जब आप यहाँ पे ड्राइंग शीट फिक्स करते हो बच्चे, तो यहाँ पे नॉर्थ में और सॉरी टॉप में और राइट हैंड साइड में आप सबसे पहले नॉर्थ मार्क करोगे जिस भी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रफ कंपास इसके अंदर होता है बच्चे, जो कुछ ऐसा जैसा होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है इसके अंदर। अगर मान लो ये कंपास कुछ इस तरफ आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको तो अगर ये कुछ ऐसे आ रहा है, जस्ट होल्ड डाउन, थोड़ा मैनेज करना आप, कुछ ऐसे आ रहा है, तो बोलने मतलब क्या है, आपने ट्रफ कंपास को ना अभी अपने राइट की तरफ रोटेट करना है जब वो बिल्कुल सेंटर में ना आ जाए। तो इसका जो पर्पस होता है बच्चे वो नॉर्थ को मार्क करना होता है, पेपर में ये भी आपसे सवाल पूछा गया है, राइट। अच्छा, इसके साथ प्लम बॉब देखा होगा आप लोगों ने डेफिनेटली, और प्लम बॉब यूज भी किया होगा। तो अगर मैं प्लम बॉब की बात करूं बच्चे, तो प्लम बॉब का पर्पस क्या होता है, प्लम बॉब का पर्पस एक तो जो शीट के ऊपर पॉइंट है बच्चे उसको ग्राउंड पे उतारना,
राइट। अगर मैं शीट के ऊपर कोई पॉइंट है बच्चे, मुझे इसको ग्राउंड के ऊपर उतारना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लम बॉब यूज करूंगा, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये लगा हुआ बच्चे आपका प्लम्बिंग फॉर्क होता है, ये यू फॉर्क होता है, जिसको हम यू फॉर्क भी बोलते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क भी बोलते हैं। ये एक मेटल फ्रेम होती है, राइट, यू शेप में होती है ये। तो इसके नीचे यहाँ पे हुक लटका होता है, जिससे आपका ये प्लम बॉब नीचे की तरफ बेसिकली सस्पेंड हो जाएगा, राइट। और प्लम बॉब का जो पर्पस होता है, जब हम रेंजिंग कर रहे होते हैं ना, जो मेरे रेंजिंग रॉड है बच्चे, वो प्योरली वर्टिकल है कि नहीं है, क्योंकि जब हम रेंजिंग करते हैं, और रेंजिंग हम तभी कर रहे होते हैं बच्चे जब हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारे पास चेन या टेप अवेलेबल है उसकी लेंथ कम है। और हम हमेशा चाहते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म करें, क्योंकि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है बेसिकली, राइट। अब देखो इधर से भी क्वेश्चन कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स आपको चाहिए पड़ते हैं रेंजिंग के लिए, वो कितनी है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स। अब देखो मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको एक तो आइडिया लगना चाहिए कि जब आप किसी भी टॉपिक को स्टडी कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव आइडिया कि यहां से भी क्वेश्चन उठ के आ चुका है, राइट। क्योंकि जब आप बच्चे किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो कई बार आप ओवरलुक कर देते हो, और ओवरलुक करते हो और वहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है और आप फंस जाते हो उधर, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड जो है बच्चे वो 3 है, कम से कम यहाँ पे 3 रेंजिंग रॉड चाहिए पड़ती हैं रेंजिंग करने के लिए। 3 से कम नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, पर 3 से कम नहीं हो सकती, राइट। अच्छा, इसके साथ बच्चे ये आपको क्या दिख रहा है, ये एलिडेट दिख रहा है बच्चे, दिस इज द एलिडेट, जिससे आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को साइड करते हो और साथ में आप रे भी ड्रॉ करते हो। रे बोले मतलब क्या बच्चे, आप यहाँ पे लाइंस भी फ्रेम करते हो, और इस पे ना एक एज पे, अभी देखो ये क्लियरली विजिबल नहीं है बट लेट मी मार्क यू, यहाँ पे ना एक तरफ इस पे बच्चे ग्रेजुएशन भी होती है जिसे हम बोलते हैं फिड्यूशियल एज, एक तरफ इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन मार्क होते हैं जिसे हम बोलते हैं फिड्यूशियल एज। जिस तरफ ग्रेजुएशन मार्क होती है दैट इज द फिड्यूशियल एज। और जो जो चीजें मैं आपको फ्रेम कर रहा हूं ना, अगर आप बच्चे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, स्टेट चाहे आप वो पंजाब के उठा लो, हरियाणा के उठा लो, हिमाचल के उठा लो, जेके के उठा लो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। और ये मत सोचना बच्चे कि अगर आप पंजाब स्टेट के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो पंजाब का पेपर ही देख के डालेंगे, बच्चे सब्जेक्ट तो आपके सेम होते हैं, तो आपके पेपर वो उठाएंगे, किसी भी स्टेट के पेपर उठा सकते हैं, वो ईएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन वो डाल देंगे पेपर के अंदर, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान करनी है, फाइन। कभी भी खुद को आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट मत करना चीजों के ऊपर, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला जो मेरा सर्वे है, अच्छा ये मैं आपको फ्रेम कर देता हूँ पहले। अभी ये देखो बच्चे यहाँ पे, नेक्स्ट जो मेरा सर्वे है इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड, दैट इज अ थियोडोलाइट सर्वे। बच्चे ये मेरे पास एक तरह से चैप्टर भी है, अगर आप थोड़ा सिलेबस की भी बात करो तो ये सिलेबस को ही हम गो थ्रू कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो सर्वे है नेक्स्ट, वो है थियोडोलाइट सर्वे। तो हम थियोडोलाइट को यूज करते हैं और यहाँ से आपको बच्चे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल तो आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आपसे वो फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन पूछ लेता है, टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन और टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन आपसे पूछ लेता है। आर यू गेटिंग? अच्छा, जिसमें वो पूछता है यहाँ पे कि एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या है, राइट। अच्छा, अगर मुझे ये जो एक्सिस है थियोडोलाइट का, अगर मुझे इसको ट्रूली वर्टिकल करना होगा बच्चे, या जो हमारे पास 3 एक्सिस यहाँ पे फ्रेम होती है बच्चे, एक तो ये एक्सिस हो जाएगा, चेक करना, ठीक है, जिसके ऊपर रेस्ट करता है, ये कुछ ऐसे आ रहा है बच्चे, ये, और ये मेरा आई पीस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये की लाइन जाएगी, और बच्चे एक ये जा रहा है, जो आपस में तीनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं बच्चे, राइट। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो आपसे वो फ्रेम करता है कि आप किस तरह का टेस्ट करते हो, राइट। कुछ यहाँ पे टेम्परेरी एडजस्टमेंट की जाएंगी थियोडोलाइट के अंदर, कुछ यहाँ पे परमानेंट एडजस्टमेंट की जाएंगी। तो एक क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट के ऊपर मिलता है, कोई न्यूमेरिकल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपने डाटा स्टडी किया है, आप ये मान के चलो कि लगभग एक आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर है यहाँ पे थियोडोलाइट से। और इसमें बहुत सारी आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है बच्चे, ठीक है, आपका यहाँ पे स्विंगिंग क्या होता है बच्चे, प्लंजिंग क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है। जिन जिन बच्चों ने अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपने अभी अगर बच्चे पेपर दिया, राइट, तो पेपर में पूछा हुआ था कि ट्रांजिटिंग ये क्या होता है। अब तुम देखो असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में पूछ रहे हैं आपसे ट्रांजिटिंग क्या है, मतलब थियोडोलाइट को आप किस प्लेन में रोटेट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हो या वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हो।
अगेन बच्चे मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने खाली जूनियर इंजीनियर वाला ही पेपर लगाने हैं, यही वाले आप पेपर नहीं लगा रहे हो, आप क्वेश्चंस सारे गो थ्रू करें, और जो थ्योरेटिकल डाटा है आपने बच्चे कहीं का भी नहीं छोड़ना है, किसी भी स्टेट के क्वेश्चन का आपने थ्योरेटिकल डाटा नहीं फ्रेम करना है, फाइन। और मैं फिर से बता देता हूँ, देखो आप ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक चैनल्स हैं जो चीजों को भ्रम पैदा कर रहे हैं बच्चों के मन में, राइट। ठीक है, तो आप भी बच्चे थोड़ा जागरूक बने और चीजों को पहले आप एनालाइज करें, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़े, राइट। चलिए, तो ये बच्चे हमारा क्या हो गया थ्योरेटिकल। अच्छा, थ्योरेटिकल से हम क्या करते हैं, ओके, मैं यहाँ पे भी आता हूँ बच्चे, ये लेवलिंग से हम क्या करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डूइंग लेवलिंग। लेवलिंग करने का बच्चे क्या हमारा पर्पस होता है, तो ये मेरा एक तरह से लेवलिंग बनता है ना। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ ना लेवलिंग से, अभी भी रिसेंटली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला था, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका एग्जाम हुआ, और बच्चे मैं बता देता हूँ कि सेम क्वेश्चन लेवलिंग के, मतलब वो डाटा तो बच्चे सेम नहीं है, लेकिन सेम कंसेप्ट के ऊपर आपके स्टेट जूनियर इंजीनियर में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं लेवलिंग से। तो जिसमें जो मोस्ट वांटेड टॉपिक है बच्चे लेवलिंग में, आपका इन्वर्टेड लेवलिंग का केस आ जाएगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, राइट, या यहाँ पे कोई मेथड वो फ्रेम कर देगा और उस मेथड के थ्रू आपसे किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल पूछ रहा होगा। तो बच्चे जो लेवलिंग होता है ना, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, ये हम मार्क कर रहे होते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, और ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर मुझे मार्क करना है बच्चे, तो मैं किसके यहाँ पे रिस्पेक्ट में, तो बच्चे मैं मीन सी लेवल से, जो मेरा मीन सी लेवल है ना, मैं ये चेक करता हूँ कि मीन सी लेवल से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर है, मीन सी लेवल से मेरा ऑब्जेक्ट कितना नीचे है। पहले हम मीन सी लेवल ये कराची पाकिस्तान से लेके चलते थे, लेकिन चेंज है, मुंबई से हमारा ये मीन सी लेवल है, राइट, ये ध्यान रखना। तो मीन सी लेवल से ऊपर बच्चे कितना ऑब्जेक्ट है, तो जो आर एल होगा बच्चे वो यही बता रहा है, और मीन सी लेवल से कितना नीचे होगा, अगर नेगेटिव में वैल्यू जाएगी बच्चे तो आपको उसके नीचे मिलेगा पॉइंट, राइट। और जो हमारा मीन सी लेवल होता है, अगर मैं स्टिल वाटर ऑफ लेक की बात करूँ, एक लेक है उसमें बच्चे स्टिल वाटर है, खड़ा हुआ पानी, उसका सरफेस आप देखो आपको कैसे दिखता है बच्चे, वो उसका सरफेस आपको कैसे दिखता है, कुछ ऐसा ऐसा आपको सरफेस दिखेगा। तो ये जो इसका सरफेस है बच्चे, ये हम मान के चल रहे हैं सेम मेरा अर्थ का भी यहाँ पे सरफेस है, दैट इज अ मीन सी लेवल। तो एक हम सरफेस कंसीडर करते हैं, हम ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, ऑल्दो रियलिटी में अर्थ का सरफेस ऐसा नहीं होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर अंडुलेशन है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे वैलीज हैं, डाउन्स है, ठीक है, लेकिन जो वेरिएशन है अर्थ के सरफेस के ऊपर उसके रेडियस के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसलिए हम उनको निग्लेक्ट करते हैं, राइट। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बच्चे। अच्छा, थियोडोलाइट का पर्पस क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थियोडोलाइट, पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगर मैं थियोडोलाइट की बात करूं बच्चे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थियोडोलाइट, तो अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल की मेजरमेंट करनी है, हॉरिजॉन्टल एंगल की मुझे मेजरमेंट करनी है, जिसको आपने बीरिंग बोला था, वर्टिकल एंगल की मुझे अगर यहाँ पे मेजरमेंट करनी है, तो वर्टिकल एंगल में बच्चे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। अब वो थियोडोलाइट बच्चे जिसमें आपका आई पीस ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका लेंस होगा वो आई की तरफ आ जाएगा, मतलब जो टेलीस्कोप आपका वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से बच्चे आपका रोटेट हो जाता है, मतलब कंप्लीट रोटेशन लेता है, ऑल्दो दैट इज अ ट्रांजिट टाइप थियोडोलाइट। एक नॉन ट्रांजिट भी होता है जो 180 डिग्री तक नहीं जाता बच्चे, जो कुछ एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे थियोडोलाइट है, अगर मैं इसको बोलूं कि नॉन ट्रांजिट, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बच्चे उठ पाएगा यहाँ से, ओके। ये अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा आई पीस है, लेकिन आज की डेट में इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑब्सोलीट है, वो हम यूज नहीं करते इनको। ट्रांजिट थियोडोलाइट ही पिक्चर के अंदर है, ये ध्यान रखना आपने। तो इससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल की मेजरमेंट करते हो बच्चे, आप डिस्टेंसेस मेजर नहीं कर पाते हो, आप थियोडोलाइट से डिस्टेंसेस मेजर नहीं कर पाते हो। तो बच्चे अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है और आप बोलोगे नहीं सर हमने डिस्टेंस भी मेजर किया था, इसी तरह का हमारे पास यहाँ पे एक अपरेटस था, तो बच्चे वो होता है आपका टेकोमीटर, दैट इज अ टेकोमीटर। और बाहर से देखने में आप यही नहीं बता सकते कि वो टेकोमीटर के थियोडोलाइट है, क्योंकि जब बच्चे आप यहाँ से देखते हो ना आईपीस के थ्रू, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे क्रॉस हेयर्स होते हैं, स्टेडिया हेयर्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये जो आपके एडिशनल होते हैं स्टेडिया हेयर्स, ये आपको देखने को मिल रहे होते हैं स्टेडिया हेयर्स। आर यू गेटिंग? तो बच्चे अगर आपको सेंट्रल वाला जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हेयर है, ऑल्दो ये क्रॉस हेयर होता है बच्चे, सेंट्रल वाला ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल हेयर है, ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला,
इसके एडिशन में दो और आपको हॉरिजॉन्टल हेयर मिल रहे हैं, टॉप और बॉटम में। तो इससे बचे। इस तरह का अगर आपके पास कोई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट गिवन है, टेलीस्कोप ऐसा लगा हुआ है इसके साथ, तो बच्चों आपका टैकोमीटर होता है। फिर उस इंस्ट्रूमेंट से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की भी मेजरमेंट कर पाते हो। ये ध्यान रखना कि जो टैकोमीटर है वो एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट है जो हमारे पास है। फाइन। अब उससे हम डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे करते हैं दैट वी विल सी जब हम एंटर करेंगे चैप्टर के अंदर। फाइन। अच्छा नेक्स्ट बच्चे, ये मेरा वर्नियर स्केल है, हम देखेंगे वर्नियर स्केल, इसके बाद मैं देखता हूँ। अच्छा चलिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ जो हम चीजों को स्टडी कर रहे थे। चलिए बच्चे, तो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बेस्ड चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी। फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, अच्छा देखो मेरे पास ना ईडीएम भी होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रचलित है, फेमस है, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, जिससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं ईडीएम से। बच्चे आपने नाम भी सुना होगा ईडीएम का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो उसमें रेज ये डिवाइस आपका छोड़ता है और आगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आपके पास लगे होते हैं जहां से रेज टकरा के आएगी। मान लो यहाँ पे मेरा ईडीएम लगा हुआ है, इसका एग्जांपल, ये अगर ईडीएम है, ठीक है, और मुझे ये डिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रिज्म है, राइट। तो यहाँ से रेज आएगा, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे जाएगा, टकराएगा, और इसके साथ टकराने के बाद वो वापस आएगा। तो कैलकुलेशन होती है और ये डिस्टेंस हमें शो कर देता है। एक डिजिटल मीटर टाइप का लगा होता है ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, राइट। एक मेरे पास रेंज फाइंडर भी होता है, अगर आपने कभी नाम सुना है रेंज फाइंडर का, अगर आपने कभी यूज किया है, देखा है अपने लैब के अंदर, रेंज फाइंडर इज आल्सो देयर। फाइन। अच्छा बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये भी आपसे पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ यहाँ पे सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है। सर्वेइंग के प्रिंसिपल की बात कर रहा है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा। ओके, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, कि क्या प्रिंसिपल होता है सर्वे का। तो बच्चे हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल है सर्वेइंग में, ये जो बच्चे बड़ा एरिया ना, जो मेन यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, ये जो मेरा लार्ज एरिया जिसको बच्चे मुझे सर्वे करना है ना, मैं इसको क्या चाहता हूँ, इसको छोटे छोटे एरिया में मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। ओके, इस एरिया को मैं छोटे छोटे एरियाज में, बड़े एरिया को मैं छोटे छोटे एरियाज में स्प्लिट कर लेता हूँ बच्चे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मुझे कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने होते हैं। आई जस्ट वांट टू मार्क हियर द कंट्रोल पॉइंट्स, और ये सबसे पहले मैंने कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिए। मान लो मैंने यहाँ पे पैक्स का इंसर्शन किया है, ठीक है, पैक्स आपने देखे होंगे, ये वुडन के होते हैं, बेसिकली लकड़ी से बने होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा जरूर जरूर कभी ना कभी पैक्स इस तरह से, राइट। तो ये मान लो हमने यहाँ पे पैक को इंसर्ट किया हुआ है, या आपने यहाँ पे जो कंक्रीट वाले पिलर्स हैं, ये मान लो ये आपने फ्रेम कर दिए, अपनी बाउंड्री पूरा मार्क कर दिया, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे कंट्रोल स्टेशन या मेन स्टेशन। कंट्रोल स्टेशन बोल दो या मेन स्टेशन बोल दो, राइट। तो इन स्टेशंस को जो लाइंस आपस में ज्वाइन कर रही होती हैं बच्चे, इनको हम बोलते हैं मेन स्टेशन लाइन। दीज लाइंस आर सेट विद अ मेन स्टेशन लाइन। ओके, अब बच्चे जो एरिया हमें सर्वे करना होता है, हम क्या करते हैं, उस एरिया को नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज या ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब मैं क्या करता हूं, अपने बड़े एरिया को बच्चे छोटे एरिया में स्प्लिट कर लेता हूं। आई एम जस्ट स्प्लिटिंग द लार्ज एरिया इनटू द स्मॉल एरिया, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ बच्चे, जो मेरा प्रिंसिपल है, मैं ऐसा भी वर्क कर सकता हूँ बच्चे, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब क्या करना है बच्चे, बड़ा जो एरिया है उसको छोटे एरिया में आप स्प्लिट कर दो। और ऐसा करने से क्या होता है बच्चे, जो यहाँ पे एरर्स का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जो छोटे छोटे, अगर आप बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में स्प्लिट करोगे तो इससे आपकी एरर क्या होती है बच्चे, डिवाइड हो जाएगी, कम एरर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे एरियाज को आपस में जोड़ के एक बड़ा एरिया फ्रेम करोगे बच्चे, तो एरर्स बढ़ जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज देयर, जो हम कभी नहीं चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग फ्रॉम द दिस पार्ट टू द होल। अगर मैं सर्वेइंग के प्रिंसिपल की बात करूं,
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, देन ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट। बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में स्प्लिट कर दो बच्चे। अब फर्दर यहाँ पे मेरे पास, आपने सुना भी होगा, कभी ना कभी पढ़ा भी होगा बच्चे, जो किन्हीं दो स्टेशंस को ज्वाइन करने के बाद बच्चे जो मुझे यहाँ पे सबसे लंबी लाइन मिलती है, सेम एग्जांपल मुझे ये मिल रहा है, सेम एग्जांपल, तो इस लाइन को मैं बोलता हूँ बेस लाइन, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन दैट वी हैव इन आवर सर्वे वर्क। और बच्चे ये जो हमारा मैक्सिमम जो फ्रेमवर्क होता है सर्वे का, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, बेस लाइन के ऊपर ही। इज इट डिपेंडिंग ऑन द बेस लाइन, इज इट ओके? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। और बेस लाइन की मेजरमेंट के लिए हम इनवर टेप यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द इनवर टेप, क्योंकि इनवर टेप बच्चे आपका एक सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेप जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने और टेम्परेचर के घटने से इनवर टेप की लेंथ के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ही आपका लो है, राइट। अच्छा फर्दर बच्चे इसमें और भी लाइंस आती है, इसमें टाई लाइंस आती हैं, इसमें आपकी प्रूफ लाइंस भी आती हैं, राइट। तो अंडरस्टैंड करना हमने क्या किया, ये बड़े एरिया को छोटे एरिया में स्प्लिट कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग? हमने क्या किया, इस बड़े एरिया को छोटे एरिया में स्प्लिट कर दिया। और फर्दर हमने यहाँ पे बचे, ये जो मेरा मेन लाइंस है ना, ध्यान देना, ये जो मेरी मेन लाइन है, ये मेरी मेन लाइन है बच्चे, ये मेन लाइन है। अच्छा ये डॉटेड कर देता हूँ ना, ये मेन लाइन, अंदर वाली जो लाइन है इनको मैं डॉटेड कर देता हूँ, राइट। अच्छा बच्चे अब मैंने क्या किया, मेन लाइन के ऊपर ना एक स्टेशन और फ्रेम कर दिया, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे टाई स्टेशन। ये टाई स्टेशन क्या कर रहा है बच्चे, ये वाला जो है, ये टाई स्टेशन क्या कर रहा है, टाई स्टेशन, ये मेन लाइन के ऊपर एक स्टेशन मैंने फॉर्म किया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इंटीरियर डिटेल्स जो है उस एरिया के अंदर उसको मैं फॉर्म करना चाहता हूं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, एक टाई स्टेशन फ्रेम कर दिया। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, आपके पास एक टाई स्टेशन कर दो फ्रेम। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक लाइंस इन टाई स्टेशन को ज्वाइन करने के बाद जो मुझे लाइंस मिलते हैं टाई लाइंस। और टाई लाइंस अगर मुझे बच्चे इसके इनसाइड में इंटीरियर जो ऑब्जेक्ट्स है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है, मुझे इनकी डिटेल को फ्रेम करना है, राइट। तो अगर मैं खाली मेन सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट में इनकी डिटेल अगर यहाँ पे फ्रेम करना चाहता, तो ऑफसेट की जो लेंथ, ऑफसेट क्या होता है बच्चे, ऑफसेट एक तरह से लेटरल डिस्टेंसेस होते हैं। अगर मैं रेड से फ्रेम करूँ, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है, सेम एग्जांपल, यहाँ से डिस्टेंस मान लो मुझे काफी ज्यादा मिल, मान लो ऑल्दो ये कम दिख रहा है, यहाँ से डिस्टेंस मुझे ज्यादा मिल रहा है, सेम एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बच्चे फर्दर टाई लाइंस ड्रॉ करता हूँ, जिससे मेरा ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और मैं एक्यूरेटली और कन्वीनियंटली यहाँ पे अपना डिस्टेंस फ्रेम कर सकता हूँ। डिस्टेंस बोले मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है बच्चे, उनकी डिटेल को भी मैं लोकेट कर सकता हूँ, राइट। अच्छा इसमें ना एक चेक लाइन भी आता है जो पेपर में पूछा हुआ था, तो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, सर्वे वर्क की एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये चेक लाइंस पिक्चर में होती हैं, जिनको आप ऑक्सिलरी लाइंस के नाम से भी जान रहे होते हो, राइट। तो हमारा जो वर्किंग है ना, प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, इट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, बड़े एरिया को छोटे एरिया में स्प्लिट कर रहा है, नॉट फ्रॉम द पार्ट टू होल। ये ध्यान रखना, छोटे एरिया को क्लब करके बड़ा एरिया फ्रेम नहीं करना होता, हमें बड़े एरिया को स्प्लिट करके छोटे एरियाज में कन्वर्ट करना होता है, जिससे हमारा जो एरर हो वो कम हो जाए या एक्यूमुलेशन ऑफ एरर ना हो, या हम प्रिवेंशन ऑफ एरर्स की तरफ जा रहे हैं, राइट। चलिए अब अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक प्रिंसिपल और होता है, एक प्रिंसिपल देखो क्या बोलता है, ध्यान सुनना, कि मुझे ना ये कोई दो पॉइंट पता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे ए और बी की पोजीशन पता है, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है मुझे ये भी पता है बच्चे, मैं किसी तीसरे अननोन पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे, ये मुझे किसी तीसरे पॉइंट जो अननोन पॉइंट है उसकी पोजीशन मार्क करनी है। अब देखो ये पोजीशन आप कैसे मार्क कर सकते हो, पहली चीज, अगर मुझे बचे इसका पॉइंट, ये जो पॉइंट सी है, अगर मुझे इसका ए और बी दोनों पॉइंट से इसका लीनियर डिस्टेंस अगर गिवन हो, तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो भी मुझे डिस्टेंस गिवन होगा मैं यहाँ पे आर्क रखूंगा, कंपास से एक आर्क लगा दिया और यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दिया, तो मैं जब दोनों को ज्वाइन करता हूँ बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट सी का लोकेशन जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अब तुम क्वेश्चन करोगे सर फील्ड में कैसा पॉसिबल है, अरे तुम यहाँ पे एक टेप लोगे और एक इन एक्सटेंसिबल तुम रोप भी लोगे, तो जितना भी ये लेंथ तुम्हें गिवन होगा तुम रोप ओपन करोगे, उसके आगे तुम एरो फ्रेम कर सकते हो बच्चे, लगाओ यहाँ पे आर्क, सेम फॉर्मेशन यहाँ से भी तुम करो, राइट। अच्छा ये तो पहला वे हो गया, मतलब किन्हीं दो नोन पॉइंट्स की हेल्प से, जो पॉइंट्स आपको पता है, किन्हीं तुम दो नोन पॉइंट्स की हेल्प से इस अननोन पॉइंट की पोजीशन को जो फ्रेम कर रहे हो, ये भी हमारे सर्वेइंग का ही प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल बच्चे हमने बोला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, नॉट फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड,
टू फ्रेम द पोजीशन ऑफ द अननोन पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द टू नोन पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स ए और बी जिनकी पोजीशन हमें पता है, इनके रिस्पेक्ट में मैं पॉइंट सी की पोजीशन यहाँ पे मार्क करता हूँ। गौर करना, मुझे ए से सी का डिस्टेंस पता था, मुझे बी से सी का डिस्टेंस पता था। अगर मुझे डिस्टेंसेस पता होंगे तो मैं यहाँ पे पॉइंट सी की पोजीशन फ्रेम कर सकता हूँ। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है बच्चे, ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अच्छा, मुझे ना पॉइंट बी से डाटा गिवन नहीं है, मुझे पॉइंट ए से सी का डिस्टेंस गिवन है। गौर करना, एक तो मुझे डिस्टेंस दे दिया। अच्छा, अगर मुझे डिस्टेंस मान लो यहाँ पे बोला फॉर एग्जांपल कि ये 50 मीटर है, लेट इट बी, तो 50 मीटर बच्चे आप ऐसे भी जा सकते हो, 50 मीटर आप ऐसे भी जा सकते हो, 50 मीटर आप ऐसे भी जा सकते हो, 50 मीटर आप कैसे भी जा सकते हो। आर यू गेटिंग? तो इस डिस्टेंस के साथ, इस 50 मीटर के साथ मुझे सी पॉइंट का यहां पे एंगल भी गिवन था। दिस इज आल्सो ओके, इसको मैं रब कर देता हूं। ये लो बच्चे, यहां से मान लो मुझे ये एंगल और ये लेंथ गिवन होगा सी का, अगेन मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ सी को फ्रेम कर सकता हूं। तो बच्चे ये सर्वेइंग का दूसरा प्रिंसिपल है, जिसमें किन्हीं दो नोन पॉइंट्स की हेल्प से आप तीसरे अननोन पॉइंट की पोजीशन को फ्रेम कर सकते हो, राइट, टू लोकेट द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टू नोन पॉइंट्स, राइट। तो इसका बच्चे जो दूसरा प्रिंसिपल बन जाएगा, टू लोकेट द पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू नोन पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे ना कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा भी फ्रेम कर देता है कि विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। आर यू गेटिंग? तो बच्चे इसमें हो सकता है कि आपको जो ऑप्शन गिवन हो, तो ऑप्शन में आपको ये दोनों चीजें फ्रेम करी गई हो, राइट, और तीसरे में लिखा गया हो, जैसे मान लो ऑप्शन ए में लिख दिया कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ऑप्शन बी में लिख दिया कि टू नो द पोजीशन ऑफ अननोन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू नोन पॉइंट, और सी में बोल दिया गया कि ए एंड बी दोनों, और डी में बोला नन। तो बच्चे हमारा आंसर होगा नन, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल है ये सर्वेइंग के। आर यू गेटिंग? क्योंकि एग्जामिनर तो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, राइट। तो आपको ये चीजें ध्यान से समझनी है, और मैं बता देता हूं कि सर्वेइंग से आपको क्वेश्चन जनरली नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जहां से न्यूमेरिकल बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका स्केल हो गया, या जब आपका जो मैप होगा वो श्रिंक हो जाएगा, तो आपने पहले श्रिंक करने से पहले एक डिस्टेंस मार्क किया था मैप के ऊपर, अब जब वो श्रिंक हो जाएगा तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो बताओ ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्वेश्चन देखेंगे अभी, वी विल कम ऑन दैट टॉपिक आल्सो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे टॉपिक रहता है, राइट। अच्छा, अब मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट बच्चे मेरा यही टॉपिक है जिसमें मैं बात करता हूं स्केल ऑफ अ मैप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्टली आपको यहां से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव, स्केल ऑफ अ मैप, राइट। तो पहले तो बच्चे मैं फ्रेम करना चाहता हूं कि स्केल क्या होता है। ओके, फर्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट इज द स्केल। अगर बच्चे मैं स्केल की यहां पे बात करूं, तो स्केल एक तरह से डिस्टेंस शो करता है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट वी हैव ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन मैप, और वो जो मैप के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, वो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड पे वो कितना मीटर, कितना किलोमीटर, कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस को शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बच्चे ये कोई मेरे पास यहाँ पे, मान लो आर्बिट्री शेप का कोई मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर देता हूँ, और मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का बच्चे जो डिस्टेंस था, फॉर एग्जांपल ये मुझे मिला यहाँ पे, चलो ये मुझे मिला यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो ये मैप के ऊपर जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है किन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी, अगर वही पॉइंट्स मैं ग्राउंड के ऊपर चेक करूं, जो हम ग्राउंड के ऊपर कैपिटल यहाँ पे अल्फाबेट से शो करते हैं ए और बी, तो बताओ ये कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर या कितना किलोमीटर डिस्टेंस को शो करते हैं। तो बच्चे इस चीज को फ्रेम करने के लिए हमारे पास स्केल है, ठीक है, हमारे पास स्केल का पर्पस यही होता है बेसिकली, राइट। तो स्केल को मैं कैसे बच्चे यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो स्केल बच्चे यहाँ पे जो डिफाइन है, ये रेशियो होता है डिस्टेंस ऑन द मैप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड।
टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, राइट। मतलब मैप के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वही दो पॉइंट्स अगर आप ग्राउंड पे फ्रेम करोगे उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो स्केल से हम बच्चे यहाँ पे फ्रेम करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ना अब थोड़ी चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना बच्चे, अब थोड़ा समझना आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं एक बच्चे यहाँ पे ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है ऑन मैप, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैप के ऊपर कितना, 1 सेंटीमीटर। ये मान लो जैसे मैप से एग्जांपल थोड़ा अंडरस्टैंड करना बच्चे, ये मान लो कोई मैप मेरे पास है, राइट, और ये कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं मार्क करूं तो ये ए और बी, ये 1 सेंटीमीटर मुझे फ्रेम किया गया, राइट। तो वही दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर अगर मान लो फॉर एग्जांपल ग्राउंड के ऊपर वही आपको यहाँ पे 100 मीटर को शो कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे स्केल कितना होगा, देन व्हाट विल बी द स्केल। तो स्केल क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन ये है, बता सकते हो मेरे ख्याल से, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये तो बता ही सकते हो, व्हाट विल द स्केल। अब इसमें क्या होता है बच्चे, आप चेक करो ना खुद कि डिस्टेंस पे मैप के ऊपर कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर, और ग्राउंड के ऊपर कितना है बच्चे, यहाँ पे आपने फ्रेम किया 100 मीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर का स्केल हुआ। नहीं गलती मत करना, मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फंस जाओगे तो। गलती देखो बच्चे यही होती है छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर ही, बच्चे सोचते हैं कि हमें ये चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन वो फंस जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्केल लिखूँ ना, तो मेरा स्केल क्या बन रहा है बच्चे, तो मेरा स्केल बन रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर वाला, राइट, ये मेरा स्केल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल दो या फैक्टर बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल दो या फैक्टर बोल दो। तो बच्चे ये जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फैक्टर है जिसको हम स्मॉल एब्रिविएशन में आरएफ बोलते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें हमें ना यूनिट सेम रखनी होती है, इसमें ना हमें यूनिट सेम रखनी होती है। अगर मैं स्केल की बात करूं तो स्केल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर वाला स्केल है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आरएफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आरएफ में मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यहाँ पे जो यूनिट है ना वो सेम करना होता है। तो ये कितना था बच्चे, 1 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है यहाँ पे 100 मीटर, मीटर था ये। तो जब मैं आरएफ फ्रेम करूंगा बच्चे तो मैं सेम यहाँ पे यूनिट लेके चलूंगा, तो नीचे मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये 1:10,000 हो गया क्या, तो ये आरएफ हुआ। इज इट ओके, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। गलती मत करना, क्योंकि आपके जेई के अंदर ना वो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछेगा, और यकीन मानो बहुत सारे बच्चे इनके अंदर फंस जाते हैं। द थिंग इज दैट उनको लगता है कि उनको चीजें पता है, लेकिन कई बार जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो ले डूबता है, और बड़ों बड़ों को ले डूबता है, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो इसलिए आपने चीजों को जब भी गो थ्रू करना है, ये मत सोचना बच्चे कि हमें चीजें आती है, इसको हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से उसको भी आप गो थ्रू करें फिर आगे बढ़े, राइट। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं बच्चे, स्केल तो हमने फ्रेम कर दिया, अब ध्यान रखना स्केल में क्या है बच्चे, स्केल में आपने बोला सेम एग्जांपल कि ऊपर अगर मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ऑन मैप, ये शो कर रहा है फॉर एग्जांपल 100 मीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, तो ये न्यूमरेटर वाला किस पे है, ये डिस्टेंस ऑन मैप है, और डिनोमिनेटर वाला किस पे बच्चे, ये डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक मैप पे और एक ग्राउंड पे है, इज इट ओके। अब अगर मैं यहां पे बोलना चाहूं कि कौन सी स्केल छोटी होगी कौन सी स्केल बड़ी होगी, तो बच्चे ये डिसाइड करेगा आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, ये डिनोमिनेटर होता है क्या, ये नीचे जो नंबर लिखा है ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है क्या, है कि नहीं, यही तो है डिनोमिनेटर। और ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये न्यूमरेटर है क्या, दिस इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब आपका अंश हो गया, डिनोमिनेटर मतलब हर हो गया। तो अगर मैं यहां पे बोलूं फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास बच्चे ये वाला स्केल दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है, तो कौन सा स्केल आपका बड़ा हुआ, कौन सा स्केल बड़ा हुआ,
अब तुम खुद सोचो, जिस स्केल में डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा वो स्केल छोटी हो जाएगी क्या? अगर आप मैप के ऊपर, दिस मैप वी हैव, ये कोई दो पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपने बोला 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर के अकॉर्डिंग आपने बोला उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना शो कर रहा है, 100 मीटर है। और अगर स्केल मेरा 1:1000 का होगा तो आप बोलोगे उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर कितना शो कर रहा है, 1 किलोमीटर को कर रहा है क्या? क्योंकि 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है क्या? आर यू गेटिंग? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मेरी स्केल छोटी है, जब मेरी स्केल छोटी होगी तो यहाँ पे जो मैं एरिया सर्वे कर रहा हूँ बड़ा होगा। आर यू गेटिंग? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर वाला जो स्केल है ये बड़ा स्केल है, ये छोटा स्केल है। आर यू गेटिंग? छोटा स्केल होने का मतलब क्या है कि आप बड़ा एरिया यहाँ पे फ्रेम किए हो। इज इट ओके? तो अगर बच्चे यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मेरा प्लान और मैप होता है ना, उसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड मैप? राइट, प्लान मैप। देखो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इंडिया का प्लान, इंडिया का मैप की बात करते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं कि इस एरिया का प्लान क्या है, मैप की हम बात नहीं कर रहे होते। क्योंकि जब हमारा एरिया बच्चे यहाँ पे छोटा होता है जिसको हमें सर्वे करना होता है, तो मेरा यहाँ पे जो स्केल होता है वो बड़ा होता है, स्केल इज लार्जर, राइट। अच्छा, प्लान और मैप, तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं बात करूं, प्लान में स्केल इज लार्ज और यहाँ पे स्केल इज स्मॉल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बच्चे सारी की सारी जो कहानी है ना वो स्केल की है। और मैंने आपको बता दिया कि जो मेरा आर एफ है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो यूनिट्स होगा आपको सेम करना पड़ेगा। फिर ये 1:100 या 1:1000 या 1:10,000 की फ्रेम में आता है। अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं बच्चे, तो हम लार्ज स्केल कब बोलते हैं? तो जब मेरे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, आप याद रख सकते हो क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल का बोलते हैं जब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऑन मैप 10 मीटर डिस्टेंस ऑन ग्राउंड को शो कर रहा होता है, तो स्केल को हम बोलते हैं वो लार्ज स्केल है। ये ध्यान रखना, आप ये डाटा याद रख सकते हो बच्चे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीडियम स्केल की, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको गो थ्रू करनी होगी, याद रखनी होगी। तो बच्चे जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप ग्राउंड के ऊपर वो 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक का डिस्टेंस अगर वो शो करता है, उस तरह की स्केल को हम बोलते हैं यहाँ पे मीडियम स्केल, राइट। अगर बच्चे अगर मैं बात करूं कि 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैप के ऊपर ग्राउंड के ऊपर 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो ऐसी स्केल को हम बोलते हैं बच्चे स्मॉल स्केल। समझ रहे बात को? दैट स्केल इज सेड टू बी द स्मॉल स्केल। फाइन, चलिए। तो बच्चे ये मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे चीजें बताया हूँ सर्वेइंग में, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अच्छा, इसमें भी क्या होता है बच्चे, एक टर्म आता है कि जब यहाँ पे हमारा मैप हमें गिवन है, जब वो श्रिंक करता है, सिकुड़ जाता है, तो उसके ऊपर बच्चे जितना भी आपने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी थी वो भी सिकुड़ जाती है, मतलब ग्राफिकल स्केल के अंदर। तो ग्राफिकल स्केल तो आपकी ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू दिस न्यूमेरिकल स्केल। लेकिन बच्चे अगर मैं न्यूमेरिकल स्केल की बात करूँ जिसमें आपका नंबर फ्रेम किया गया है, तो जब आपका मैप सिकुड़ेगा तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है बच्चे वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक टर्म और आता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बच्चे जनरली न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। अच्छा, मैप के ना श्रिंक करने से, आप तुम खुद सोचो बच्चे, श्रिंकेज ऑफ मैप होगा तो जो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इनिशियली डिस्टेंस होगा, मैप के श्रिंक करने के बाद वो डिस्टेंस बढ़ेगा थोड़ी, वो तो कम ही होगा। सेम एग्जांपल, मुझे कुछ ऐसा जैसा ये मैप गिवन था, सेम एग्जांपल, और मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके बीच का डिस्टेंस मुझे कुछ गिवन था, मान लो ये एक्स है, सेम एग्जांपल सेंटीमीटर में, लेट बी इन सेंटीमीटर एमएम। तो बच्चे जब ये मैप मेरा श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, तो ऑफ कोर्स ये लाइन की जो लेंथ है वो भी श्रिंक होगी। आर यू गेटिंग?
तो अगर मैं वो लाइन की लेंथ मान लो इनिशियली श्रिंक होने से पहले अगर 10 सेंटीमीटर थी लाइन की लेंथ मान लो, और श्रिंक होने के बाद अगर ये मान लो 9 सेंटीमीटर की मिल रही है बच्चे, ऑफकोर्स वो कम होगी। तो यहाँ पे ना हमें श्रिंकेज फैक्टर निकालना पड़ता है, जिसको हम श्रंक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मेरा श्रिंकेज फैक्टर या श्रंक फैक्टर होता है, जो आपसे पेपर में बच्चे आस्क करेगा, ये श्रंक फैक्टर या श्रिंकेज फैक्टर विच इज इक्वल टू, ये बच्चे रेशियो होता है कि ओरिजिनल लेंथ कितना था लाइन का, ओरिजिनल लेंथ जो आपको देके रखेगा क्वेश्चन के अंदर, टू श्रंक लेंथ, और ये भी गिवन होगा बच्चे। और एक चीज ध्यान रखना, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, ये ओरिजिनल लेंथ टू श्रंक लेंथ नहीं होता है, ये श्रंक लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ होता है, राइट। क्योंकि श्रंक होने के बाद लेंथ हमेशा कम होगी, तो श्रंकेज फैक्टर आपका 1 से कम आता है। दिस इज द श्रंक लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि श्रंक लेंथ कितना, सेम एग्जांपल जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 9 सेंटीमीटर मुझे मिला मैप के श्रंक होने के बाद, और इनिशियली कितना था वो 10 सेंटीमीटर था, तो मेरा ये जो श्रंक फैक्टर हो गया वो कितना हो गया 0.9 हो गया क्या। तो श्रंक होने से पहले जो भी स्केल आपको गिवन थी बच्चे, अब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और जो मैप आपका श्रंक हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्केल को फ्रेम करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ओके, जो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो डेमो रहेगा वो अलग सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, राइट। तो कल का हमारा जो डेमो होने वाला है वो आरसीसी के ऊपर हम फ्रेम करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चे मैंने आज ना बिल्कुल बेसिक सी चीजें यहाँ पे कंसीडर करी, मैं कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ कि अच्छा मैं पहला ही चैप्टर बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आई जस्ट वांट टू गिव द डेमोन्स्ट्रेशन कि हम चीजों को किस तरह से स्टडी करेंगे, और कौन कौन सी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग या हाई स्कोरिंग टॉपिक है, जिनको हम 5 स्टार टॉपिक भी बोलते हैं। तो ये हम गो थ्रू करेंगे। हमारा ये मॉड्यूल मंडे से ये फुल फ्लेज में रन करेगा बच्चे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन को, दे कैन ज्वाइन। हाँ, और आपको मंडे को भी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यू विल आल्सो गेट द डेमो क्लासेस ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, राइट। तो आपको शाम को डेमो क्लास मिलेगी, जो बच्चे चाहते हैं डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग देम, राइट। अगर किसी का कोई क्वेरी होगा बच्चे, कोई किसी का यहाँ पे कमेंट होगा, फीडबैक होगा, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिला, आप लिंक में अपनी क्वेरी फ्रेम कर सकते हो, और जो आपको यहाँ पे नंबर भी नीचे मिल रहा है आप वहाँ पे कॉल करके भी फ्रेम कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सेशन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऑल तो हमने मोस्टली वही चीजें स्टडी करी हैं जो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी फ्रेम करी हैं जो डेफिनेटली काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगी, या जो उनके ब्रेन से बाहर जा चुकी होंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग विद द योर मीडिया। थैंक यू।